are you all? I hope everyone is fine. Okay children, so welcome to the today's video. Today we are going to start the chapter 3. The name of the chapter is Movement Towards a New World. Movement towards a new world. ओके, ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स के बीच में जो हुआ था वो हम देखेंगे. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकम इकोनॉमिकली पुअर. तो अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ था उसके बाद जो लोग हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकली क्या हो गए थे, पुअर हो गए थे. द इमीडिएट गवर्नमेंट्स इन पावर वेर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशंस. तो ये इमीडिएट जो गवर्नमेंट्स है वो पावर, उनका जो पावर था वो अनसक्सेसफुल रहा. किसमें? जो इस कंडीशन को अच्छी तरह से उनको निभाना था, लेकिन वो उसके अंदर सक्सेस नहीं हुए. पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी. तो पीपल जो है उनका डेमोक्रेसी में जो था, मतलब फिर फ्रीडम जो वो उनको लोग का था वो उस पर से विश्वास उनका उठ गया. डिक्टेटरशिप बिटवीन इन सम कंट्रीज विच बिकेम ए ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. लेट्स स्टडी द वर्ल्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स इन दिस रेस्पेक्ट. तो इसके जब विच बिकेम ए ड्राइविंग फोर्स, तो जब ये लोग को क्या करना हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है उसे करना पड़ा. तो अब हम लोग देखते हैं इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स इन दिस रेस्पेक्ट. इसके अंदर क्या हुआ, तो कि फैसिज्म इन इटाली, नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशंस 1929 to 32. ये जो है उनके इवेंट्स. तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे फैसिज्म इन इटाली. इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटाली वॉज ऑन द साइड ऑफ द विनिंग नेशंस एंड फाउट फॉर दोज नेशंस. तो वो इटाली जो है फर्स्ट टाइम वो किनके साइड थी, जो जीत में थे देश उनके साइड थी. एंड फाउट फॉर दोज नेशंस, उनके लिए ही उन्होंने फाइट की. इट इंक्लूड ए मैसिव एक्सपेंडिचर्स ऑफ $2 million, लॉस्ट लाइव्स ऑफ 6 lakh सोल्जर्स. तो वो लोगों का जो एक्सपेंडिचर था वो युद्ध में, वार में, वो था 12 billion और 6 लाख जितने सोल्जर्स वो अपने जीव को गुमा लिए थे. येट द अदर विनिंग नेशंस टुक ओवर द चॉइसेस्ट टेरिटरीज इग्नोरिंग इटाली. तो दूसरे जो कंट्रीज विनिंग नेशंस थे तो उनका चॉइस था टेरिटरीज चुनने का, लेकिन वो इटाली को इग्नोर कर रहे थे. मतलब कि इटाली तो जिस देश में जिनका विनिंग था उस तरफ थे, लेकिन जो और दूसरे विनिंग स्टेट्स थे वो इस इटाली को इग्नोर कर रहा था. इटाली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड. इटाली जो है उसे गुस्सा आ गया. इट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट फॉर विच Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as possible. तो जब इनको गुस्सा आया इटालियों को, तो उसने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है वो इसके लिए जवाबदार है और उन लोग को क्या हो गया, eager to avenge this national humiliation as possible. तो in order to salvage Italy from such a dire situations, Benito Mussolini launched the fascist party. तो इन ऑर्डर टू सैल्वेज इटाली फ्रॉम सच ए डायर सिचुएशन, उस सिचुएशन से बाहर लाने के लिए बिनोटा मुसोलिनी ने एक पार्टी लॉन्च की और उस पार्टी का नाम था फैसिस्ट. ही अडॉप्टेड ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एग्स. तो वो लोगों ने क्या लिया, ए बंडल ऑफ स्टिक्स मीन्स एंड एग्स. स्टिक्स मतलब जो लकड़ी होती है वो, और ए सिंबल ऑफ सुप्रीमेंसी ऑफ द रोमन एम्परर. तो एक सिंबल था, निशानी थी. क्या थी निशानी, तो कि ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एग्स वॉज द सिंबल ऑफ सुप्रीमेंसी ऑफ रोमन emperor as the symbol of his party. Fascism has evolved from the Italian word fascismo or fasces, which means absolute control of the state on all the things. तो ये जो फैसिज्म है वो इटालियन वर्ड से आया है. उसका मतलब है फैस्किनो और फेसेस. इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल जो है हमें स्टेट पर रखना है और सभी चीज़ों पर रखना है. ओके, मसोलिनी मैक्सिज्म वाज वन पार्टी वन लीडर. तो उसका मैक्सिम था एक पार्टी और एक लीडर. ही गेव मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज पार्टी वॉलंटियर्स हु वर ब्लैक यूनिफॉर्म. जो ब्लैक यूनिफॉर्म में थे वो लोग को ये लोगों ने क्या दी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी. अंदर वो लोग कैसे थे, वॉलंटियर्स मीन स्वयं सेवक. आफ्टर कमिंग टू पावर, जब उनके हाथ में पावर आ गया, मुसोलिनी कैप्चर रोड्स एंड डोकेंट्स आइलैंड्स फ्रॉम टर्की. तो वो लोगों ने कैप्चर कर लिया. क्या कैप्चर कर लिया, रोड्स एंड डोकेंट्स आइलैंड्स जो होते हैं वो लोग, उस पर उसने मुसोलिनी ने क्या किया, कैप्चर कर दिया. ही ऑल्सो वॉन अल्बेनिया, एबिसेनिया एंड फ्यूम पोर्ट इन 1924. तो वो लोग को खिले भी मिले, और वो जो खिले थे वो खिले क्या थे, तो के अल्बेनिया, एबिसेनिया एंड फ्यूम पोर्ट इन 1929. आफ्टर दिस विक्ट्री मुसोलिनी स्नैप्ड ऑल टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस एंड जॉइंड द रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस. दस इटाली बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. तो ये मुसोलिनी स्नैप्ड ऑल टाइज, उन लोगों ने सूर्य जो टाइज थे वो किसके साथ बना लिए, लीग ऑफ नेशंस, और उन्होंने रोम, बर्लिन, टोक्यो में
ज्वाइंट हुए, तो इसके लिए thus इटाली बिकेम रेस्पॉन्सिबल। तो इससे जब ये सब सोच आया तो यहाँ कहा गया कि इटाली जो है वो रेस्पॉन्सिबल और जवाबदार है सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए। अब आया नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वॉज इकोनॉमिकली ruined, पेरिस पीस प्रोसेस हैड कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। हमने लास्ट में पढ़ा था जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई थी और इकोनॉमिकली ruined मतलब पूरी तरह से इकोनॉमिकली पुअर थी। तो वो लोगों ने एक जर्मनी के तो पेरिस जो है वो लोगों ने इनके साथ एक कमिटमेंट किया और वो लोगों ने जर्मनी को साइन करने के लिए कहा, वो था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। जर्मन्स वर एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्ट ट्रीटी। तो जर्मन्स जो थे वो एक्सट्रीमली बहुत ही गुस्सा थे इसके साथ जोड़ने के लिए, अनजस्ट। अडोल्फ हिटलर जॉइंड द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1990। तो ये अडोल्फ हिटलर है, उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन के साथ क्या किया, एक पार्टी बनाई। कब बनाई? 1990 में। दिस पार्टी केम टू बी नॉन एज द नाजी पार्टी। तो इस पार्टी को हम नाजी पार्टी कहते हैं। नाजी पार्टी किसने की? अडोल्फ हिटलर ने, जब उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स के साथ काम किया, उसके साथ पार्टी बनाई, तो इसे हम नाजी पार्टी कहते हैं। द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। तो उसकी फिलोसॉफी क्या थी? तो क्या? नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग हिटलर एज्यूम द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश्ड हिज डिक्टोरियल रूल। तो जर्मन के जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे उनका जो मृत्यु हो गया, उसके बाद आए हिटलर और उन्होंने पूरी अपने हाथ में जवाबदारी ले ली। ही अडॉप्टेड स्टर्न एंड एग्रेसिव पॉलिसीज एंड लीड द जर्मन टुवर्ड्स नैनो नेशनलिज्म। जर्मन्स कंसिडर्ड हिटलर हैज ए फुरर। तो फिर बाद में ये अपना रूल जो जमाने लगा, इसके चलते यहाँ जर्मन्स जो है उसे कंसिडर किया गया, कंसिडर्ड हिटलर हैज furious. Nazi soldiers wore blue military uniform and stuck a red strip on their soldier and wore a symbol of swastika. तो यहाँ नाजी के जो सोल्जर्स थे वो कौन से यूनिफॉर्म में थे? ब्लू में थे, और रेड स्ट्रिप जो थी वो उनके खंबे मतलब सोल्जर पर थी, और उनके सिंबल था स्वस्तिका, जो आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है। हिटलर्स ऑथोरिज्म एंड मिलिट्री नेचर बिकेम ओवियस आफ्टर कमिंग टू पावर। तो ये जो हिटलर का जो था पावर, उसने जो सोल्जर्स को लगाए थे वो बहुत ही पावर में आ गए। हिज मेन एम वॉज द एमरजेंसी ऑफ जर्मनी हैज़ ए मेजर पावर। उसका हेतु क्या था? तो कि जर्मन जो है उसके पास बहुत ही बड़ा पावर होना चाहिए। इन द नेम ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द जर्मन रेस हिज पॉलिसीज वेर टारगेटेड एट एक्सटर्मिनेटिंग ज्यूज, गिप्सी एंड मेंटली चेंज्ड पीपल। तो उसकी पॉलिसीज से ये जो पीपल है उनको मेंटली चेंज करना चाहते थे। उनका जो प्यूरिफिकेशंस था, उनका मतलब कि जो स्वच्छता लाना था अंदर के मन में से, वो था मेंटली लोगों को चेंज करना। बाय द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड इन्यूरेबल यूरोपियंस ज्यूज लॉस्ट लाइव्स विच इज नोन एज होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट मीन्स यूरोपियंस ज्यूज लॉस्ट लाइव्स। तो यूरोपियंस ने जो जीव घुमाए हैं, लाइफ्स घुमाई है, उसे हम कहते हैं होलोकॉस्ट। Hitler's expansion, military action against neighboring countries and the policy of exterminating certain groups leads to the Second World War and became an important reason for the same. तो हिटलर्स क्या की? अपने मिलिट्री को एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन किसके साथ थी? अपने नेबर अड़ोस पड़ोस के कंट्रीज़ के साथ। और फिर इन्होंने एक ग्रुप्स जो थे वो बनाए थे, और ये सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। एंड बीकेम, एंड ये जो है उनका रीज़न जो है, क्योंकि मिलिट्री जो है आजू बाजू के देश में ज़्यादा फैलाई गई, इसके चलते वहाँ ये लोग को क्या हो गया कि युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिलिट्रिज्म इन जापान। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। तो ट्रीटी को अगर हम ट्रीटी की ओर से देखें तो जापान को जो है वो बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन कहाँ से मिले हैं? चाइना से। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो है उन्होंने बहुत सारे उनके अपने जो रीजन्स होते हैं वो बांट दिए हैं जर्मनी के बीच। जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विथ दिस। तो जर्मन जो है वो क्वाइट डिस्प्लीज्ड मतलब खुश नहीं था। इन द 1921 वाशिंगटन मेट जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नेवल फोर्स। तो वाशिंगटन में तो जो जापान के साथ गए तो उन्होंने कहा सिर्फ 35% लोग ही इंग्लिश और अमेरिकन फोर्स में होने चाहिए। जापान ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइलैंड्स ऑफ सकलिन एंड साइबेरिया। तो जापान को भी खाली करना पड़ा उनके जो आइलैंड्स। कहाँ के आइलैंड्स थे?
वो आइलैंड्स थे सकलम एंड साइबेरिया। ओके, द जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस, तो जापान को परमानेंट प्लेस नहीं मिली लीग ऑफ नेशंस में। ओके, द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज ऑफ द जापान, जापान की जो एक्टिविटीज थे वो ये लोग कम नहीं कर सके वेस्टर्न वाले। तो जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश्ड मंचुकुकु गवर्नमेंट, तो जो ये लोग जापान है वो लोगों ने क्या कैप्चर कर लिया, मंचूरिया, और अपना एक मंचुकु गवर्नमेंट जो है वहाँ पर स्थापित किया। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शंतंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना। उसके साथ साथ इन्होंने और कुछ देश जो है वो भी लिए थे, हाथ में अपने कैप्चर कर लिए थे, और वो थे कोरिया और मंगोलिया, शतंग एंड सम प्रोविंस। इट इम्प्रूव्स इट्स रिलेशनशिप विद जर्मनी एंड इटाली, तो वो लोगों ने क्या किया, इट इम्प्रूव्स इट्स रिलेशन, किसने, जापान जो है उसने अपने रिलेशंस जो है वो अच्छी तरह से जर्मनी और इटाली में बना लिए। एंड लेट लूज इट्स स्ट्रिंग इम्पेरियलिज्म आफ्टर एम्पर मेजी एम्पर हिरोतो ऑल्सो एनकरेज दिस एक्टिविटीज ऑफ जापान। द जापान स्नैप्ड ऑल इट्स टाइज विथ द लीग ऑफ नेशंस, स्नैप्ड कर दिए ये लोगों ने पूरे टाइज जो थे वो लीग ऑफ नेशंस के। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर रीड करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं ग्लोबल डिप्रेशन 1929 to 32। द हेड ऑफ द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस हैड द बिलीव that with the end of the first world war even the post war problems of the world will come to an end। तो ये जो हेड्स थे यूरोपियंस के, उनको बिलीव था कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होने पर जो पोस्ट हुए थे वार्स वो वर्ल्ड के वो भी समाप्त हो जाएंगे। बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन ये जो है वो गलत साबित हुआ। Suddenly a large number of shares began to be sold in the Wall Street stock market, causing the stock market to crumble। तो अचानक किया हुआ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो began to sold in the वॉल स्ट्रीट, तो शेयर्स जो थे वो बेचना शुरू हो गए, कहाँ पर, वॉल स्ट्रीट पर। दिस वॉज कॉल्ड द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिक्स, तो इसे हम कहते हैं वॉल स्ट्रीट क्राइसिस। This crisis has shook the whole world and scattered the economic conditions of the nations, giving birth to the Great Global Depression। तो ये जो शुक था वो होल वर्ल्ड में शैटर्ड द इकोनॉमिक कंडीशंस, तो इकोनॉमिक कंडीशंस थे वो क्या हो गए, सबके कम हो गए, और फिर यहाँ जो है इसे एक नया जन्म दिया, तो उसे हम कहते हैं ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर अफेक्टेड बाय दिस, तो बहुत सारे नेशंस हैं उनको इनसे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था। इवन अ सुपर पावर लाइक ग्रेट ब्रिटेन हैड टू सैक्रिफाइस इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट इट्स करेंसी पाउंड, तो सुपर पावर जो था ग्रेट ब्रिटेन के पास, वो लोगों को भी उसकी पॉलिसी जो है उसे सैक्रिफाइस करनी पड़ी, क्या रखकर, तो के गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट इट्स करेंसी इन पाउंड, सोना रखकर पाउंड में अगेंस्ट करेंसी की ओर। दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, तो अदर नेशंस के साथ साथ ये इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्रीज थे उसमें भी इसका इफेक्ट हुआ। प्रॉस्परस नेशंस लाइक अमेरिका ऑल्सो हैड टू इम्पोज द स्ट्रिक्ट मेजर्स, तो जो प्रॉस्परस है मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर जो अमेरिका थी उसे भी ये थोड़े से स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़े। ग्लोबल ट्रेड वॉज reduced to half, thus वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टेड गेटिंग इट्स आउटलाइन, तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर जो था वो क्या हो गया, आउटलाइन मीन्स बाहर जाना शुरू हो गया। World War II factors, the seed for the World War II had been shown in the Treaty of Versailles. Paris peace process had displaced many nations. The events that happened after that led to the Second World War। तो ये जो थे सीड जो था वर्ल्ड वॉर का वो कहाँ पे बीज बोया गया था, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, और पेरिस जो था उसने एक प्रोसेस मतलब कि जो किया था उसे कोई खुश नहीं था। सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी द फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए वो क्या है वो हम लोग देखेंगे। ओके, कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, फियर्स नेशनलिज्म। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फियर्स नेशनलिज्म डेवलप्ड इन जर्मनी, जापान एंड इटाली, तो फर्स्ट वर्ल्ड के बाद जो नेशनलिज्म था वो कहाँ पर डेवलप हुआ, जर्मनी, जापान एंड इटाली। जर्मन्स कुड नेवर फॉरगेट एंड ओवरकम द ट्रीटीज ऑफ वर्साइल्स, तो जर्मन्स के साथ जो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था ना उसे कभी वो भूल पा रहे थे। ओके, और ये बार बार उन्हें याद आ रहा था। कॉन्सिक्वेंटली हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड Czechoslovakia. Following his Nazi philosophy, the German must get all those provinces where Germans were staying.
स्टे। तो उसने हिटलर ने जो था वो थोड़े से प्रोविंसेस जो थे उसने कैप्चर कर लिए थे, कहाँ पर के, तो क्या ऑस्ट्रिया और सीजोक्लोवाके। तो वो जो था वो किसकी फिलोसॉफी थी, नाजी की फिलोसॉफी थी। और उसने कहा कि जर्मन्स जो है वो वहाँ पर रह रहे इसलिए उनको ये सब लागू पड़ेगा। इटाली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट हैज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल्स। तो उसके इटाली जो है वो भूल नहीं पा रहा था कि उसने दैट इट वाज इग्नोर्ड किया गया था उनको ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल्स में। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ द फैसिलिस्ट पार्टी, आपने अभी पढ़ा था फैसिलिस्ट पार्टी, ओके। तो उसमें कौन थे, मसूलिनी स्टार्टेड द फर्स्ट नेशनलिज्म एंड adopted imperialist policies. On the other hand, Japan too gave in to imperialism. Thus world peace was in danger. तो अब जो हम लोग का जो वर्ल्ड वॉर था वो क्या हो गया, डेंजर, ग्रुपिज्म। सिंस फ्रांस वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये फ्रांस जो है हमेशा जर्मन से डरता था फर्स्ट वर्ल्ड के बाद। इट एंटर्ड इनटू द ट्रीटी विद बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड सीजोक्लोविया। तो वो किसके साथ ट्रीटी लगाने लगा था, तो क्या, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड सीजोक्लोविया। तो इटाली साइंड ट्रीटी विद सीजोक्लोविया, योगोस्लोविया, रोमानिया, हंगेरी, ग्रीस, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इटालियन के साथ साइन किया। रशिया साइन ट्रीटी विद जर्मनी। तो रशिया ने जो साइन किया वो किसके साथ किया, जर्मनी, टर्की, लुथियाना एंड ईरान। तो इटाली फॉर्म्ड द रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस ग्रुप विद द सपोर्ट ऑफ जर्मनी एंड जापान। जर्मनी और जापान के मदद से इटाली ने क्या फॉर्म किया, तो कि रोम, बर्लिन, टोक्यो। इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर ग्रुप विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जर्मनी साइंड ए नॉन एग्रीगेशन ट्रीटी विद रशिया। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो थे उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया, तो वो था डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ था। तो जर्मनी ने एक ट्रीटी जो थी वो साइन की किसके साथ, और रशिया के साथ। दस ए होल एटमोसफियर ऑफ फियर स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड। तो ये जो सब अब इटाली, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस जो अब अपने ट्रीटी बना लिए, तो पूरा जो वातावरण था वहाँ का, पूरा दुनिया का, वो एक डर में फियर स्प्रेड, डर बैठ गया। दिस फैक्टर टू गिव एन इम्पटस टू द वर्ल्ड वॉर। अब आया मिलिट्रिज्म। ऑन वन साइड एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू मेंटेन पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेयर एज ऑन द अदर साइड यूरोपियन नेशंस वर कॉम्पिटिटिंग फॉर एम्यूनेशंस। तो एक साइड जो एफर्ट्स थे मेंटेन कर रहे थे, ये लोग क्या मेंटेन कर रहे थे, शांति मेंटेन कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपियंस जो है वो कॉम्पिटिटिंग फॉर एम्यूनेशंस, मतलब कि डर जो है फैलाते जा रहे थे। द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर वेपन्स इंक्रीज ऑन इन ऑल यूरोपियन नेशंस। तो प्रोडक्शन जो था वो ज़्यादा ही हो रहा था, वेपन्स मीन्स हथियार के, यूरोपियन सभी नेशंस में इतना ज़्यादा फैलते जा रहा था। वार वेपन्स बेटर देन द अदर्स वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। वॉर वेपन्स बेटर देन द अदर्स। जो वार में, युद्ध में जो यूज़ किए जाते हैं हथियार, उससे अच्छे अच्छे हथियार वो लोग बनाने लगे थे। सब नेशंस लाइक रशिया एंड जर्मनी बिगैन कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। तो कोई ऐसे देश थे जो वो कंपलसरी मिलिट्री के ट्रेनिंग देना चाहते थे, और वो थे रशिया और जर्मनी। ऑल नेशंस बिगैन इंडक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, फोर्स एंड आर्मी। तो ये बहुत सारे जो नेशंस है वो लोग सबको क्या कर रहे थे, उसके अंदर लाते ही जा रहे थे। बहुत सारे मेंस को नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर ये लोग क्या करना चाहते थे, ट्रेनिंग देना चाहते थे। इन द ईस्ट जापान इंक्रीजेड इट्स मिलिट्री फोर्स। तो ईस्ट की जगह जापान ने अपनी जो मिलिट्री फोर्स थी वो ज़्यादा फैलाई। फाइनली द वर्ल्ड वॉर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड व्हेन इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राइड टू इक्विप देमसेल्व्स विद वॉर वेपन्स। तो जब ये इवन इंग्लैंड एंड फ्रांस ट्राई टू इक्विप देमसेल्व्स विद वार वेपन्स, ओके। तो अब आया फेल्यूर ऑफ द लीग नेशंस। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पीस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड टू एस्टेब्लिश पीस। शांति के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शांति के बाद ये लोग क्या करना चाहते थे, लीग ऑफ नेशंस को बनाना चाहते। बट नाइदर कुड इट बिकेम ए सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग सोवेरेनिटी ओवर अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। Nor did it gave its own army to make the nations follow its principles। उन्होंने ना ही अपनी खुद की आर्मी दी कि इस नेशंस को वो लोग फॉलो करें, प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए उसे फॉलो करें। मेंबर नेशंस वेर नॉट ऑब्लिग टू टेक देयर प्रॉब्लम्स टू द लीग ऑफ नेशंस और टू एक्सेप्ट जजमेंट पास्ड बाय इट। तो लोग जो थे वो अपने जो प्रॉब्लम्स थे वो लोग लेकर जा रहे थे लीग ऑफ नेशंस और टू एक्सेप्ट, लेकिन वो जजमेंट में जो लोग जवाब दे रहे थे उसे वो लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। मेनी नेशंस एंड मूड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो वो लीग ऑफ नेशंस से अलग हो गए, क्योंकि उनको जो जजमेंट दे रहा जा रहा था लीग ऑफ नेशंस से, वो लोग उसे समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए
तैयार नहीं थे। इनिशियली रशिया एंड जर्मनी स्नैप्ड द ट्राइज विद द लीग ऑफ नेशंस, लेटर इटली एंड जापान मूव्ड आउट। तो पहले देखा जाए तो रशिया और जर्मनी जो है वो लीग ऑफ नेशंस से हट गए, बाद में इटली और जापान भी उससे हट गए, बिकॉज इटली हैड कैप्चर्ड। क्यों? क्योंकि इटली जो है वो रिमूव हो गया था, लेकिन बिकॉज वो कैप्चर भी हो गए थे। इसके चलते अभ्यासन जापान हैड टू अटैक मंचूरिया। ओके, अब देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। The Treaty of Versailles got its from in the Paris peace process at the end of the First World War. तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है वो कब मिला ये पेरिस को? तो के फर्स्ट वॉर कंप्लीट हो जाने के बाद। सिंस जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, अभी मैंने कहा था, अभी पहले आपने पढ़ा था आप लोगों ने, जर्मनी जो है उसे रेस्पॉन्सिबल कहा जाता है कि वही जिम्मेदार है वॉर के लिए। इट हैड टू पे 6.5 बिलियन पाउंड हैज ए फॉर वाइन। अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि उनको कितने पॉइंट्स पढ़ने पड़े थे, कुछ 6.5, और 6 लाख जितने लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो उस वार में घुमाई थी। ठीक है, तो इट्स रूर प्रोविंसेस वाज टेकन अवे, राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर द इंटरनेशनल सी रूट। इसके चलते चलते वो लोग को एक रिवर थी, वो रिवर थी राइन। वो राइन रिवर जो है उन्हें खोल देनी पड़ी, किसके लिए? तो कि इंटरनेशनल सी रूट, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो है उसमें एक रास्ता बना था। दस सच एन अनफेयर एंड ह्यूमिलिटेड ट्रीटी वाज फोर्सेबली इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एज ए पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस्ड टू रिजेक्ट इट। तो ये जो थी वो जर्मनी को देनी पड़ी थी। ठीक है, तो जर्मन जो डिटेक्टर, उनके जो थे डिटेक्टर, वो एडोल्फ हिटलर ने इसे कहा ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ए पीस ऑफ पेपर, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो इम्पेरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ एडल्ट हिटलर, हिटलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड। उसने फाउंड किया, किसने? ये हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, ही हैड ए फोर्स नेशनलिज्म एंड मिलिट्रिज्म नेचर, दैट्स व्हाई ही विश्ड द यूनिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द जर्मनी एट एनी कॉस्ट। तो उनके पास क्या था? नेशनलिस्ट था और मिलिट्रिलिस्ट था। तो ये दोनों के चलते उन्होंने उनकी विश ये हुई थी, ये दोनों के बलदूबे पर ये लोगों ने सोचा कि हम इसके चलते हम यूनिटी बना सकते हैं, स्टेबिलिटी भी हो सकती है और हम लोग की देश की प्रॉस्पेरिटी भी होती है। मुझे किसी कीमत पर ये, कौन सी भी कीमत पर ये चाहिए। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इम्पेरियलिज्म वाज ऑस्ट्रेलिया। तो इसके जो फर्स्ट विक्टिम था वो था ऑस्ट्रिया। अलॉन्ग विद जर्मन आर्मी ही एंटर्ड ऑस्ट्रिया ऑन 12 मार्च 1938। तो उसके आर्मी के साथ वो प्रवेश किया, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कब प्रवेश किया? तो क्या 12 मार्च 1938 में। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ऑफ मंची कन्वेंशन जर्मनी हैड कैप्चर्ड Czechoslovakia 1st October. After that he had captured the Mammal port of Lithuania in March. Thus a grand German nation was created by Hitler. His imperialist policy was the main cause of the Second World War. उसकी मेन पॉलिसी क्या थी? तो क्या imperialist पॉलिसी जो थी वो सेकंड वर्ल्ड की। और चलते चलते धीरे धीरे से उन्होंने पोर्ट पर अपना सारा कब्जा जमा। German attack on Poland and immediate cause. The above mentioned causes has made the whole world to sit a heap ऑफ एम्यूनेशन। हिप मीन्स एक साथ बैठकर इन लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ए स्मॉल पार्क कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को ब्लो कर सकती है। एंड दिस पार्क वॉज जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड। और ये साबित किया जर्मन लोगों ने किसके साथ? पोलैंड पर ये अटैक करके। थस द वर्ल्ड वॉर टू हैड बिगन। तो तब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो शुरू हो गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस wanted German to stop their immediate, but German ignored the warning. तो ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो लोगों ने जर्मन को वार्न किया। तो क्या करने के लिए वार्न किया? तो कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है वो जल्दी से बंद कर दो, लेकिन जर्मनी ने ऐसा किया नहीं। हैंस ब्रिटेन एंड फ्रांस प्लंग्ड इनटू दिस वॉर। तो उनको भी इस वार में उनका भी अटैक हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द वॉर स्प्रेड इन द एंटायर वर्ल्ड। ऐसे करते करते जो वॉर था वो पूरी दुनिया में फैल गया। अब आया वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन। विद द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 द वर्ल्ड वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये वर्ल्ड वॉर जो कमेंसमेंट हो गया उसके बाद वर्ल्ड जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ एलिड नेशंस लेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो एक साइड जो था वो था वो एलिड नेशंस के, उसमें आया था इंग्लैंड और अपना फ्रांस। On the other side was the group of Axis nations comprising Germany, Italy and Japan. तो एक साइड जो थे वो थे इंग्लैंड और फ्रांस, और सेकंड टाइम था नेशंस में, और वो था इटाली, जापान और जर्मनी। Besides these, some other factors with war-driven mentality had entered into this. तो थोड़े और फैक्टर्स भी थे जो मेंटली इसके अंदर क्या हो गए थे? एंटर्ड हो गए थे।
जापान अटैक्ड द अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। तो जापान जो है वो किसको अटैक किया? अमेरिकन नेवी को किया। कहाँ पर किया? पर्ल हार्बर। हैज ए रिजल्ट अमेरिका गेव अप ऑन इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटालाइटेड। तो रिजल्ट में क्या हुआ? अमेरिका जो है उसे अपना जो भी स्टैंड था, न्यूट्रल स्टैंड था, वो उसे दे देना पड़ा। इट जॉइंट द एलिड नेशंस दैट मेकिंग इट स्ट्रॉन्गर। फिर बाद में उन्होंने कौन से नेशंस के साथ ज्वाइंट किया? एलिड नेशंस के साथ उन्होंने ज्वाइंट कर लिया और वो स्ट्रॉन्ग बन गए। व्हेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग अमेरिकन ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन द 2 जापान सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑर्डर टू स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर। तो अमेरिकन जब ये वार चल रहा था, पूरी जोर से चल रहा था, तब अमेरिका ने क्या किया? 2 बॉम्ब्स जो है वो जापान पर डाले थे। जापान के 2 सिटीज़, वो था हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वो लोग इस बॉम्ब को उस पर डाले, तब तो स्टॉप जापान फ्रॉम मूविंग एनी फर्दर डाल दिया। तो इसके चलते जो जापान है वो आगे बढ़कर युद्ध ना करे, इसके चलते वो लोगों ने उस पर बॉम्ब डाल दिया। हिरोशिमा एंड नागासाकी in order to stop Japan from moving any further. 1,24,000 Japanese citizens had lost their lives and there was absolute destruction. तो इस बॉम्ब में देखो आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉम्ब में वो लोगों ने कितने 1,24,000 1,24,000 लोगों जो थे वहाँ के नागरिक वो सब एक्सपायर मतलब कि मर गए। और एंड देयर वॉज एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शंस, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा डिस्ट्रक्शंस में बहुत ही खराब परिस्थिति। जापान सरेंडर्ड 11 अगस्त 1945 एंड वर्ल्ड वॉर केम टू एंड। तो इस तरह से जापान जो थे वो लोगों ने अपना सरेंडर कर दिया। किसके सामने? अमेरिकन के सामने। कब किया? तो क्या 11 अगस्त 1945, और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था वो समाप्त हो गया। जापान ने जब सरेंडर कर दिया किसके पास? अमेरिकन के साथ। अमेरिकन ने जो बॉम्ब ब्लास्ट थे वो उसमें किए थे। कौन सी सिटीज थी वो? हिरोशिमा एंड नागासाकी। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर हम अपना सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो आप एक बार टेक्स्ट बुक निकाल कर इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, और चैप्टर का नेम था मूवमेंट्स टुवर्ड्स ए न्यू वर्ल्ड। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आप लोग को? हम लोगों ने में इसमें किए हैं जो इवेंट्स जो बने थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके बाद जो कॉजेस थे सेकंड वर्ल्ड कॉजेस ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके चिल्ड्रंस, यहाँ अपना सेशन जो है कंप्लीट करते हैं। रीड कर लेना एक बार अपना चैप्टर निकाल कर। देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।